हेलो दोस्तों, देखो एक बार फिर सम्भव ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरी जो बायोलॉजी की जो यूनिट है जैव तंत्र या मानव तंत्र है वो चल रही थी, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर श्वसन तंत्र जो है वो करवा दिया था कंप्लीट, और कुछ उसका पार्ट बचा हुआ था तो वो आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कमेंट्स बॉक्स के अंदर कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बोला भी था मैं बताऊंगा एक साथ, और लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर ही बताऊंगा। तो देखो जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर क्या था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, वैसे जो क्वेश्चन है वो आपके 10th के अंदर नहीं है, तो हालांकि उनका मैं जवाब दूंगा 11th में या 12th में आगे जाने के बाद में। आप वो क्वेश्चन है उनके आंसर मिलेंगे ज़रूर। तो देखो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे तो बता दूं मैं आपको क्या क्वेश्चन था। एक के बच्चे का क्वेश्चन था कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उस अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, देखो यहाँ पे एक बार मैं बना दूं कि जैसे मान लो एक तो होती है अग्नाशय ग्रंथि, ओके, अग्नाशय ग्रंथि, और एक अपना जो है वो होता है लीवर वाला पार्ट या लीवर या यकृत ग्रंथि। तो क्वेश्चन ये था कि इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो स्त्रावित होता है रस, उसको हम बोलते हैं अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, ओके, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ओके, इस लीवर के द्वारा जो स्त्रावित होता है, सिक्रेट होता है, वो होता है हमारा बाइल जूस या फिर पित्त रस, बाइल जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्त रस। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है उस अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला जो ये अग्नाशयी रस है, उस रस को स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है। हालांकि यहाँ पे कोई अंतःस्त्रावी या बहिस्त्रावी ग्रंथियों की बात नहीं थी, लेकिन ये एक मिश्रित ग्रंथि, मैंने बोला था कि ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है जिसके द्वारा दोनों प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जो स्टोमक वाला जो पार्ट है, उस स्टोमक वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा रहता है। तो ये दोनों भाग है, अग्नाशय ग्रंथि और ये जो लीवर है, दोनों इस छोटी आंत के प्रथम भाग जो है ड्यूडेनम या फिर जिसको ग्रहणी कहते हैं, इससे ही जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, दो प्रकार के जो हार्मोन है वो इस छोटी आंत के द्वारा, इस ग्रहणी वाले भाग के द्वारा स्त्रावित होते हैं। और वो जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं कि लीवर ग्रंथि को पित्तरस के लिए और अग्नाशय ग्रंथि को अग्नाशय रस के लिए प्रेरित करते हैं, उसके स्त्रावण को। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे को यहाँ पे डिमांड है, देखो भोजन आ चुका है, यहाँ पे जो भोजन है वो आ चुका है, कहाँ पे, इस ग्रहणी वाले भाग में आ चुका है। अब उनकी जो डिमांड है वो क्या है, सबसे पहले डिमांड होगी कि जो भोजन आया है, अम्लीय जो भोजन आया है, वो अम्लीय भोजन हमारे को नहीं चाहिए, तो हमारे को पित्तरस की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारे जो भोजन की अम्लीयता है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए बाइल जूस या पित्त रस को क्या होगा, निमंत्रण दिया जाएगा, उसको प्रेरित किया जाएगा, इंड्यूस किया जाएगा, और वो पित्त रस इंड्यूस होके फिर बाद में इस छोटी आंत के प्रथम भाग के अंदर पहुंच जाएगा। तो वो जो हार्मोन होता है वो एक हार्मोन है जिसका नाम होता है कोलेस्टोकाइनिन। कोलेस्टोकाइनिन, ये देखो एक प्रकार का हार्मोन है जो छोटी आंत के द्वारा स्त्रावित होता है। और ये जो हार्मोन होता है वो क्या करता है कि लीवर के द्वारा बनने वाला जो पित्त रस है, जो अभी गाल ब्लैडर या पित्ताशय या पित्त की थैली के अंदर पहुंच चुका है, वहाँ स्टोरेज है, उस स्टोरेज किए गए पित्त रस को यहाँ इस ग्रहणी वाले भाग के अंदर संश्लेषित इसके अंदर डालने के लिए या फिर प्रेरित करता है। तो वो ये जो कोलेस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो इसको प्रेरित करेगा, तो जो पित्त रस है वो ग्रहणी के अंदर एंटर कर जाएगा और भोजन की जो अम्लीयता है उसको खत्म करेगा। और उसके अलावा उसका जो दूसरे कार्य मैंने बताया था कि वो एज ए लाइपेज एंजाइम की तरह कार्य करता है, वसा का अपघटन करता है। ओके, आगे देखो, इसी प्रकार जो अग्नाशयी रस है, जो अग्नाशयी रस है जिसके अंदर कई प्रकार के जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। तो उस अग्नाशयी रस के द्वारा स्त्रावित होने वाला अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाला जो अग्नाशयी रस है, उस अग्नाशयी रस को इस ग्रहणी वाले भाग के अंदर डालने के लिए इंड्यूस या प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम होता है सिक्रेटिन हार्मोन। याद रखना, सिक्रेटिन हार्मोन। कई जगह सेक्रेटिन भी मिलेगा, वो भी सही है, सेक्रेटिन भी कहते हैं, कई जगह इसको सिक्रेटिन हार्मोन भी कहते हैं। और वैसे ये जो टर्म है ना
सिक्रेटिंग इसका मतलब ही होता है स्त्रावण करना, है ना। सिक्रेशन जिसको हम कहते हैं उसका मतलब स्त्रावण करना होता है। तो ऐसे ही याद रह जाएगा, सिक्रेटिन हार्मोन तो जो है वो अग्नाशय रस को प्रेरित करता है ड्यूडेनम के अंदर डालने के लिए, और ये जो कोलेस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो किसको करता है, जो बाइल जूस होता है, पित्तरस होता है, उसको इसके अंदर एंटर करने के लिए मदद करता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। ओके, आगे देखो दूसरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, वो था व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, EMUL, इमल्सिफिकेशन। देखो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वसा का पायसीकरण, इसकी बात कर रहा है, जिसका मतलब होता है वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन का मतलब है वसा का पायसीकरण। देखो इसका सेंस क्या होता है, वसा का पायसीकरण का मतलब ये होता है कि हमारे जो पोषक, ये हमने जो भोजन खाया है उस भोजन के अंदर जो वसा है वो क्या होती है कि जटिल पार्टिकल्स के रूप में होती है, बड़े बड़े पदार्थों में होती है। हालांकि ऊपर मुख्य द्वारा जो आया हुआ भोजन है उसका क्या है, अपघटन हो चुका है, लेकिन वसा के जो पार्टिकल होते हैं ना उनको और छोटा किया जाता है। उनके बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं उनको फिर बाद में छोटे छोटे भागों में खंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है ना, वसा को अपघटित किया जाता है। तो क्या होता है कि वसा के जो बड़े भाग है उन बड़े भागों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, और ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होगी, ये जो पित्तरस अभी मैंने बताया था आपको, ये पित्तरस क्या करता है कि छोटी आंत के अंदर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में वहां पे वसा का अपघटन करता है, और अपघटन करने के बाद में जो वसा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम या छोटी आंत का ग्रहणी वाला जो भाग है वहां से फिर जो वसा है उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है, और वसा जो है वो छोटी आंत से फिर बाद में जेजुनम और इलियम, है ना, जो अग्र सुदांत्र है छोटी आंत का दूसरा भाग जिसको हम जेजुनम कहते हैं, और तीसरा जो भाग है वो सुदांत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। तो इस भाग के अंदर वो क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है, फैल जाती है पूरे भाग में। जो छोटी आंत है वो छोटी आंत के पूरे भाग में ये जो वसा है छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर इस तरीके से फैल जाती है। उसके बाद में फिर इसका और क्या होता है, अपघटन होता है या इसका पाचन होता है। तो कुल मिला के वसा का पायसीकरण का मतलब ये होता है कि वसा के जो बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उन बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर खंडित कर देना। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन कि वसा का पायसीकरण क्या होता है, और इंपॉर्टेंट भी ये कई बार पूछ लिया जाता है। देखो उसके अलावा ये तो अपने जो पिछला हमने पाचन तंत्र पढ़ाया था उससे संबंधित क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और आया था, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे का, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि साहब हिचकी क्यों आती है। कल मैंने आपको हिचकी क्यों आती है, तो ये भी डाइजेशन से संबंधित ही है, पाचन तंत्र है, तो बिल्कुल इसका क्वेश्चन पूछना भी वाजिब है। हिचकी क्यों आती है, देखो हिचकी का मतलब जो हमने पाचन तंत्र पढ़ा था आप याद करो कि मैंने उसमें बताया था कि जो भोजन होता है वो भोजन मुख्य द्वारा ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के बाद में क्या होता है, वो जो भोजन है उसका जो मार्ग है वो मुख्य बाद में हमारी जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी है, और ग्रसनी के बाद में सीधा वो इसोफेगस या फिर ग्रसिका वाला भाग है। तो वहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताई थी, मैंने कहा था कि जो ग्रसनी वाला जो भाग होता है, जैसे मान लो कि मैं कह दूँ ये ग्रसनी है, अब इस ग्रसनी वाले भाग के बाद में जो भोजन है उसके 2 मार्ग हैं। ग्रसनी जो है वो 2 मार्गों में खुलती है, ये इस तरीके से 2 मार्ग है जैसे, ओके। तो ये वाला भाग है, इसको तो हमने क्या बोल दिया, इसोफेगस, ग्रसिका। और दूसरा वाला जो मार्ग है इसको मैंने क्या बोल दिया, हमने ट्रेकिया वाला बोल दो या फिर लैरिंग्स वाला बोल दो, तो मैं ये कह दो श्वास नली, सॉरी, तो इसको मैं बोल देता हूँ श्वास नली कह देता हूँ पूरा, यानी हमारी ट्रेकिया बोल रहा हूँ मैं, ओके। अब क्या होता है कि जो भोजन है, श्वसन है, ऑक्सीजन है, सब कुछ इसी भाग से ग्रसनी से आती हुई आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे एक क्या होता है कि यहाँ पे एक ढक्कन होता है, इस तरीके से मैंने बताया था, और इसी ढक्कन को मैंने बोला था एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। अब क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है ना, ये क्या डिसाइड करता है कि आया हुआ जो भोजन है वो कहाँ प्रवेश करे, हमारे इसोफेगस में, और आई हुई जो ऑक्सीजन है वो कहाँ प्रवेश करे, हमारे श्वास नली में। अब क्या होता है, देखो बेटा कि यहाँ पे इस इसोफेगस की जो गति होती है ना वो कंट्रोल होती है डायरेक्टली हमारे मस्तिष्क से। और हमें सब पता है कि हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जो भी रिएक्शन है शरीर की रासायनिक अभिक्रियाएं, और कोई सेंसरी पार्ट है, सेंस है, संवेदनाएं है, फीलिंग्स वगैरह जो भी है, टोटल जो कंट्रोल होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। और उस मस्तिष्क के अंदर कंट्रोल सेंटर होते हैं जो इस सब प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करते हैं। तो ये वाली जो क्रिया है ना, एपिग्लोटिस की जो मूवमेंट है कि भोजन आ रहा है तो वो किस तरफ हो जाएगी, श्वास नली को ढक लेगी और भोजन को इसोफेगस में
दे देगी। और यदि मान लो ऑक्सीजन आ रहा है तो इसको ढक लेगी इसोफेगिस को, और वो जो श्वास नली है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा। तो ये इसकी जो गति है, बार बार ये जो गति कर रही है, वो गति डिपेंड करती है हमारे मस्तिष्क में। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम जब भोजन खाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चुपचाप साइलेंट स्थिति में भोजन खाना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है कि यदि मान लो भोजन करते समय यदि हमारा ध्यान केवल और केवल भोजन पे है, तब तो क्या होगा कि हमारा ध्यान पूरा भोजन पे, इसका मतलब क्या, हमारा मस्तिष्क का जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर है, एपिग्लोटिस के ऊपर है। तो उस दौरान इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एकदम सही रहती है। लेकिन यदि मान लो भोजन करते समय यदि आप मान लो बातें कर रहे हो या मान लो कहीं दूसरे ख्यालों में खोए हो, बिल्कुल भोजन चल रहा है, उसके अलावा हमारा जो मस्तिष्क है वो किसी दूसरे विचार के अंदर लीन है, ठीक है, कोई चिंता, नफरत भावना जो भी है, तो उस दौरान क्या होता है कि मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का जो कंट्रोल होता है वो बढ़ जाता है, और व्यक्ति क्या होता है कि उसके व्यक्ति के अंदर जो एपिग्लोटिस की जो सेंसरी संवेदनाएं होती है वो क्या होती है, एकदम से अवरुद्ध हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है, इस एपिग्लोटिस को जो संदेश मिलने वाले हैं कि तेरे को इधर जाना है या इधर जाना है, वो संदेश थोड़े समय के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं। उसी समय क्या होता है कि जैसे मान लो कि एपिग्लोटिस भोजन आया और एपिग्लोटिस को इधर मुड़ना था, और वो क्या होती है, बीच में उसको संदेश नहीं मिला, तो वो क्या होती है, मार्ग भटक जाती है और वो इस साइड हो जाती है। तो उसके दौरान क्या होता है कि जो भोजन का कुछ अंश है वो इस भाग के अंदर प्रवेश कर जाता है, श्वास नलिका के अंदर, और श्वास नलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उसके बाद में आपके साथ क्या होता है, आपको पता होगा, हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है, और एकदम से आप क्या होता है, इस तरीके से आप हिचकी लेते हो। और हिचकी लेने का मतलब वहाँ पे यही होता है कि जो भोजन है वो आपने किसी की याद के अंदर उस भोजन के मार्ग को बदल दिया, और जिधर भोजन जाना था उधर वो भोजन नहीं गया, तो वो श्वास नलिका में चला जाता है। तो फिर श्वास नलिका की जो कोशिकाएं या उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, वो श्वास नलिका उस भोजन को धकेलने का कार्य करती है, क्योंकि वो उसका घर है ही नहीं, वो किसी दूसरे गले में प्रवेश कर चुका है, तो वो अंदर नहीं आने देगा श्वास नलिका है, और श्वास नलिका उसको धकेलने का प्रयास करती है। उस दौरान क्या होती है, हमारे को हिचकी आती है। और थोड़े समय बाद में क्या होता है कि जैसे हम पानी वगैरह पीते हैं तो क्या होता है, ये इसको ऊपर धकेलती है, और ऊपर धकेलने के बाद वो जब यहाँ आता है तो पानी के द्वारा फिर क्या होता है, ये भोजन इधर चला जाता है। तो वही बात है कि एक कहावत होती है कि साहब हमारे को हिचकी है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारे को कोई याद कर रहा है, हमारे को कोई याद नहीं कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे थे, इसलिए जो भोजन है वो क्या हो गया, किसी दूसरे मार्ग पे चला गया। तो ये जो कहावत है वो एक अपोजिट कहावत है कि आपको कोई याद नहीं करता हिचकी आने के दौरान, जबकि आप किसी दूसरे को याद कर रहे होते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो ये था इसका आंसर। ओके, आगे देखो और क्वेश्चन था। अब देखो, अब जो क्वेश्चन थे वो हमारे थे कि कल मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया था आपको, और श्वसन तंत्र के दौरान मैंने लंग्स की जो एक्टिविटी है वो आपको बताई थी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों के अंदर क्या होता है कि श्वसन की जो क्रिया है वो होती है, और मेन जिम्मेदार जो अंग है हमारे फेफड़े होते हैं। और फेफड़े के अंदर जो मेन क्रियात्मक जो इकाई होती है, एटलीस्ट जो श्वसन के लिए मदद करती है, या फिर जो हमारे गैसें होती है, चाहे CO2 या फिर O2 दोनों, तो उन गैसों का जो विनिमय करती है, उनका जो स्थानांतरण करती है, उसको ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो जो चीज़ होती है वो फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली जो गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं होती है वो होती है कुपिकाएं, उनके द्वारा संचालित होती है। तो देखो आपने फेफड़े के अंदर जो उस बच्चे का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा था कि सर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ओके, टाइडल वॉल्यूम, देखो टाइडल वॉल्यूम, और इसको हम हिंदी के अंदर इसका कोई टर्म नहीं है, अच्छी खासी टर्म नहीं है, हालांकि इसका हिंदी वर्ड भी है। टाइडल को आपने ज्वरीय पढ़ा होगा, आपने, मैंने जब पृथ्वी की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी आपको, अर्थ की स्ट्रक्चर, उस दौरान मैंने पढ़ाया था ज्वरीय, ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो ये क्वेश्चन था कि जो टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वरीय आयतन है वो क्या होता है। तो जो ये टाइडल जो टर्म है, वॉल्यूम जो टर्म है, ये ली जाती है फेफड़ों के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसीलिए उसका क्वेश्चन उसी से था। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो फेफड़ों के लिए पूछ रहा है। तो देखो फेफड़ों के अंदर क्या होता है, कई प्रकार का वॉल्यूम होता है। आपके 11वीं क्लास के अंदर है ये चीजें, तो मैं केवल बेसिक इसी क्वेश्चन को पॉइंट आउट करूंगा कि टाइडल वॉल्यूम, और एक और क्वेश्चन था कि लंग्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। तो देखो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक बार में व्यक्ति जो है वो कितनी ऑक्सीजन को ले सकता है, एक बार में, एट ए टाइम, एक बार में जो श्वसन क्रिया करता है उस दौरान जब वो इंस्पायरेशन करता है या फिर निश्वसन करता है, ओके, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर की ओर डालता है, तो उस ऑक्सीजन का जो मान है या उसका जो आयतन है वो कितना हो सकता है।
तो ये था उसका क्वेश्चन कि एक बार में टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार में इंस्पायरेशन के समय ली गई ऑक्सीजन, ठीक है। आप लगातार श्वसन क्रिया करते रहते हो और उस श्वसन क्रिया के दौरान आप कहते हो कि साहब श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान एट ए टाइम एक बार में आपने कितनी ऑक्सीजन ली है या फिर आपके फेफड़ों ने कितनी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है या आपके फेफड़े कितनी ऑक्सीजन को एग्री कर रहे हैं, तो वो चीज होती है टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वरीय आयतन। और फेफड़ों का होता है, और कई बार कंपटीशन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ों का जो ज्वरीय आयतन है या फिर टाइडल जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। तो बेटा देखो ये जो होता है इसका मान होता है वो होता है 500 ml, आधा लीटर जिसको हम बोलते हैं, लगभग 500 ml ऑक्सीजन एक बार में फेफड़े एक्सेप्ट करते हैं। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो इस तरीके से, तो 500 ml जो ऑक्सीजन है वो आप एट ए टाइम एक बार में ग्रहण करते हो, ध्यान रखना इस चीज को। और एक क्वेश्चन और आता है यहीं पे मैं बता दूं, जिसको हम बोलते हैं TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ये कह रहा है कि साहब टोटल हमारा जो लंग्स है एक बार में 500 ml तो लेता है ऑक्सीजन, लेकिन यदि हम ये कहे कि हमारे जो फेफड़े हैं उनके आयतन की बात नहीं कर रहे, फेफड़ों का अंदर से कितना आयतन उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि मान लो कि हम लेना चाहे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ऑक्सीजन लेनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऑक्सीजन हमारे जो लंग्स है वो एक बार में ग्रहण कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। हालांकि 500 ml तो हम लेते हैं क्योंकि जीवित रहने के लिए इतनी चाहिए, इतनी डिमांड करता है हमारी बॉडी, लेकिन यदि मान लो ऐसा कहा जाए कि लगभग कितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर आ सकती है, तो उस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो टोटल जो लंग्स कैपेसिटी होती है फेफड़ों की वो होती है लगभग 6000 ml, ध्यान रखना, लगभग 6000 ml तक हमारे फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एग्री कर सकते हैं फेफड़े और उसके अंदर आ सकती है। एक चीज इसके साथ और बता दूं, देखो क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं ना वो नॉर्मली तो 500 ml ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि मान लो कि यहाँ पे बात आ जाए कि हमारे जो फेफड़े हैं वो यदि आप योगा करते हो, ठीक है, या आप शारीरिक व्यायाम करते हो, या आपने देखा होगा कपालभाति वगैरह जो बाबा रामदेव के जो योग है उसके दौरान आप एक उच्च श्वसन करते हो। उस श्वसन का मतलब आप बहुत अत्यधिक देर तक आप श्वसन ऑक्सीजन जो है उसको अंदर लेते हो और फिर बाद में अत्यधिक देर तक आप ऑक्सीजन को छोड़ते हो। जैसे एक ओम का वर्ड होता है, तो आपने देखा होगा कि जो ओम वर्ड है उसको कितने समय तक हम उसको रट सकते हैं या बोल सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या लगातार उसको बोलते रहते हो और लंबे समय तक आप क्या होगा फेफड़ों को आप स्टेबल रखते हो। तो यदि मान लो उच्च श्वसन किया जाए, और उच्च श्वसन में भी कौन सा श्वसन, निश्वसन, यानी अंदर आप ऑक्सीजन ले रहे हो, यानी कि आप अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक आप ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हो उस उच्च श्वसन करते समय, तो उस दौरान आप कितनी ऑक्सीजन को आप फेफड़ों के अंदर भर सकते हो, हाईएस्ट कैपेसिटी जो आप कर सकते हो। ये हाईएस्ट कैपेसिटी आप कर नहीं सकते, ये तो अगर मान लो फेफड़ों को बाहर निकाल के उसमें डाली जाए ना तब ये हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। और ऐसी हाईएस्ट कैपेसिटी ऑक्सीजन की मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जो आप उस श्वसन के दौरान आप ऑक्सीजन को एंटर कर सकते हो, अंदर शरीर के अंदर ले सकते हो। तो वो जो कैपेसिटी होती है ना जिसको हम बोलते हैं उच्चोश्वसन, है ना, उच्चोश्वसन। और उच्च श्वसन भी कौन सा, उच्च निश्वसन बोल दो इसको ना, इसको काटो एक सेकेंड, यहां पे मैं लिख रहा हूं उच्च निश्वसन। नी का मतलब अंदर लेना, है ना, उच्च का मतलब फोर्सफुली जो आप इंस्पायरेशन कर रहे हो, है ना, जिसको मैं कह सकता हूं फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हो आप, फोर्सफुली इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन के दौरान आप कितनी ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों के अंदर ग्रहण कर सकते हो, तो वो जो कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 2000 से लगभग 3300 ml। याद रखना ये होती है हमारी लंग्स की वो कैपेसिटी, या लंग्स के अंदर प्रेजेंट वो ऑक्सीजन जो आप उच्च निश्वसन के दौरान, आप शारीरिक व्यायाम के दौरान आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो। और एक होता है उच्च निश्वसन, उच्च निह का मतलब बाहर निकालना। अब आपने देखा होगा, आपने फोर्सफुली ऑक्सीजन अंदर ले ली, इस तरीके से लेगो,
लंबे समय तक, और फिर बाद में आप फोर्सफुली ऑक्सीजन को बाहर निकालते हो, उसमें ज़्यादा फोर्स की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमारे को लंबे समय तक वो ऑक्सीजन निकालनी पड़ती है, तो आप लंबे समय तक वो ऑक्सीजन को बाहर भी निकालते हो इस तरीके से, ऐसे। तो वो जो ऑक्सीजन निकलती है ना वापिस, है ना, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ठीक है, जिसको फोर्सफुली एक्सपायरेशन कह सकता हूँ, वो जो वॉल्यूम होता है वो होता है लगभग 1000 ml, ये कम होता है, ध्यान रखना, कभी करके देखना। जब आप श्वसन करते हो, अंदर ऑक्सीजन लेते हो, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, लंबे समय तक आप करोगे, लेकिन जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो उसमें टाइम नहीं लगता, हाथों निकल जाती है। इसका मतलब क्या, 1000 ml तक वो जो ऑक्सीजन है आप बाहर, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, CO2 आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ली जाती है ऑक्सीजन और निकाली क्या जाती है, CO2। तो आप 1000 ml तक जो CO2 है वो आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपको 11th क्लास या 12th क्लास में मिलेगा। क्वेश्चन था बच्चे का, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, अब देखो और भी कुछ क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप बताइए, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है तो और मैं बता दूंगा जो भी क्वेश्चन है आपको। ओके, अब देखो आगे चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसका थोड़ा पार्ट बचा है, तो उस पार्ट के अंदर आपको आज जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा श्वसन मांसपेशियां। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है श्वसन मांसपेशियां। ओके, देखो श्वसन मांसपेशियां का मतलब जो हम रेस्पायरेशन करते हैं, उस रेस्पायरेशन के दौरान हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है, उसके उस श्वसन क्रिया के अंदर मददगार जो पेशियां होती है वो कौन सी होती है जो श्वसन के अंदर मदद करती है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी लिखाई थी कि जो श्वसन तंत्र है उसको 3 भागों में बांट रखा है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और उसके बाद में एक और सहायक अंग जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन मांसपेशियां। ओके, हाँ देखो, तो देखो श्वसन मांसपेशियां जो है वो आज पढ़ेंगे। अब देखो श्वसन मांसपेशियों के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं अगर श्वसन की बात करता हूं तो श्वसन के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सवातन, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि श्वसन जो है वो एक प्रकार का 2 प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनसे संपन्न होता है। श्वसन जो है वो पर्टिकुलर एक रिएक्शन नहीं होती है, वो 2 रिएक्शन होती है, 2 क्रियाएं होती है, उनसे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। 2 जो क्रियाएं होती है कौन सी होती है, एक तो क्या होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटर कर रहे O2 को और बाहर निकाल रहे CO2 को। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्यों होता है कि फेफड़े जो है वो कभी फूल जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाती है, कभी बाहर निकल जाती है CO2 के रूप में। तो देखो ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी श्वसन मांसपेशियों में। अब श्वसन मांसपेशियों के अंदर क्या है, 2 प्रकार की जो श्वसन मांसपेशियां है वो इस श्वसन की क्रिया को क्या करेगी, निर्धारित करेगी। और वो कौन कौन सी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो क्या होता है कि कंकाल पेशी का बना हुआ एक स्तर होता है, दृढ़ स्तर होता है, कंकाल पेशी का बना हुआ एक स्तर होता है, कंकाल पेशीय स्तर, जिसको हमने बोला था डायफ्राम या फिर मध्यपट। डायफ्राम, ये आपको पता होगा, एक पर्दा जो हमारी जो हमारा वक्ष हुआ होती है, हमारी छाती होती है, वक्षीय भाग होता है, उस वक्षीय भाग के नीचे की तरफ ऐसे होता है, जिसको हम कालजा कहते हैं ना, कालजा, है ना। तो वही बात है कि जो हमारा वक्षीय भाग होता है, वक्षीय भाग में जो फेफड़े वगैरह होते हैं, या फिर मैं ये कह दूं कि हमारी जो पसलियां वगैरह है वो खत्म हो जाती है, उस भाग के नीचे इस तरीके से वहाँ पे ये एडजस्ट रहता है, जो मैंने डायग्राम के अंदर भी आपको बताया था। तो एक तो हमारा जो कंकाल पेशी जो स्तर होता है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ये मदद करता है। ओके, उसके बाद में दूसरा होता है हमारी रिब्स, ठीक है, हमारी पसलियां जिनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, का मतलब 24, 12 जोड़ी पसलियां। ओके, अब क्या होता है कि ये दोनों किस तरीके से मदद करते हैं, इसको हमें क्यों पढ़ना है मैं बता दूं कि क्या होता है कि जब यदि आप इंस्पायरेशन करते हो या ऑक्सीजन को आप अंदर लेते हो, एंटर करवाते हो, जैसे मैं पहली बात कर रहा हूं इंस्पायरेशन की। ओके, इंस्पायरेशन, जिसको मैं क्या बोलूंगा, निश्वसन, ये टर्म आगे और काम आएगी, नहीं नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये इसके अंदर आपको हटाना इसको। ओके, केवल निश्वसन। ओके, इंस्पायरेशन जिसके अंदर क्या होगा, O2 एंटर, टेक O2, ओके, इसको लिख देता हूं, टेक ऑक्सीजन, टेक O2 बाय लंग्स। देखो बेटा क्या होगा कि जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो उस दौरान ऐसा क्या होता है, तो इंस्पायरेशन जब होता है ना, तो इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कब होती है, वो तब होती है जब हमारे फेफड़ों के अंदर संकुचन की प्रक्रिया होती है। हमारे फेफड़ों में संकुचन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, उनमें खिंचाव आता है, उनमें खिंचाव की स्थिति आती है। और खिंचाव की स्थिति कब आएगी, जब उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी। तो इसके दौरान क्या होता है
कि जो ऑक्सीजन है जब फेफड़ों के अंदर एंटर करती है तो उस दौरान क्या होता है, ये इंस्पायरेशन कब होता है, फेफड़ों में संकुचन के दौरान, है ना। इसको मैं कह सकता हूं कि फेफड़ों में संकुचन, और संकुचन होता है उस दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन जो अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन ऐसे संकुचन होने से एंटर थोड़ी कर जाएगी। उसमें देखो क्या होता है, एक तो चीज यहां पे ये आती है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, चलो हिंदी में बता दूं आपको, हाँ, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक दाब प्रवणता। एक वर्ड है यहाँ पे, ऋणात्मक दाब प्रवणता, है ना, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं नेगेटिव दाब प्रवणता, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, अब नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट या फिर ऋणात्मक दाब प्रवणता क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन का जो दाब होता है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर चारों ओर क्या है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन वगैरह, तो उस दौरान मैं केवल ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो उस ऑक्सीजन का दाब होता है एक। ओके, कोई भी जो चीज होती है, चाहे हवा मान लो, क्योंकि एक प्रकार से ये वायु है हमारे सामने, और वायु और जो पानी होती है ना, उनका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि यदि मान लो कि वायु जो है वो किधर चलती है, अत्यधिक वायुदाब है वायु का, और यदि किसी दूसरी जगह कम वायुदाब है तो उस दौरान पवन चलती है, हम ये कहते हैं। तो यहीं पे यही कॉन्सेप्ट लागू होगा कि दो जगह जो होती है, दो जगह कौन सी, एक तो हमारा वायुमंडल, दूसरा हमारे फेफड़े, ये जो दोनों जगह है, वायुमंडल और फेफड़े, इन दोनों जगहों की जो वायु होती है, उन वायु के अंदर जो दाब होता है, उस दाब में जब अंतर आता है, उस दाब में अंतर आता है, तो उस अंतर को हम बोलते हैं ऋणात्मक दाब प्रवणता। ओके, दो जगह की वायु है, उन दोनों की वायु के अंदर दाब के अंदर अंतर आया, और अंतर आने के फलस्वरूप क्या होगा कि डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, विसरण की क्रिया, विसरण आपने पढ़ा होगा, पानी और जो हवा होती है उनके अंदर विसरण की क्रिया पाई जाती है, आगे बताऊंगा आपको। तो उस दौरान क्या होता है, अत्यधिक दाब वाले स्थान से जो वायु है वो कम दाब वाले वायु स्थान की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे यही प्रोसेस होती है कि फेफड़ों में जब संकुचन होता है, उस दौरान क्या क्या होता है कि हमारी जो पेशियां होती है, वो पेशियां तो आती है बाहर की तरफ, क्योंकि संकुचन हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो आपको पता है अंदर का आयतन बढ़ेगा, तो अंदर का आयतन बढ़ेगा तो हमारी रिब्स जो होती है, पसलियां जो होती है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पसलियां जो है वो बाहर की तरफ आती है, पसलियां तो क्या आती है, बाहर की तरफ आती है, और हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर, है ना, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। तो ये प्रोसेस होती है जब हम अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करवाते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि ऋणात्मक दाब प्रवणता के कारण हमारे जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, और उस दौरान क्या होता है कि बाहर की जो वायु है वो अत्यधिक दाब के साथ फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, और उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो पसलियां होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, और हमारा जो डायफ्राम होता है या मध्यपट होता है वो नीचे की ओर प्रेशराइज होता है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन प्रोसेस। ओके, दूसरा है एक्सपायरेशन। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो वो होती है एक्सपायरेशन। ओके, दूसरा है एक्सपायरेशन, जिसको मैं क्या बोलूंगा, निःश्वसन, यानी कि CO2 को बाहर निकालना है। अब देखो CO2 को बाहर निकालना कब होता है, वापिस वही प्रोसेस, ऋणात्मक दाब प्रवणता। ओके, ऋणात्मक दाब प्रवणता, बाहर का वायुदाब जो है वो कम हो चुका है, अंदर का वायुदाब बढ़ चुका है। अंदर का यदि वायुदाब बढ़ चुका है तो फेफड़ों के अंदर क्या होगी, शिथिलन की अवस्था होगी। फेफड़े क्या होंगे, फेफड़ों में शिथिलन होगा, फेफड़ों में शिथिलन होगा, ठीक है, रिलैक्स स्थिति में आएंगे, और रिलैक्स होना चाहेंगे, और रिलैक्स तभी होंगे तब उनका जो गुब्बार है वो कम हो जाए, यानी कि जो भर चुका है वो कम हो जाए, तो रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे तो क्या वो संकुचित हो रहे और चौड़े होते जा रहे। तो जब फेफड़ों में शिथिलन होता है उस दौरान क्या होता है कि ऋणात्मक जो वायुदाब प्रवणता होती है उसमें अंतर आता है, और उस दौरान बाहर का वायुदाब कम हो जाता है, फेफड़ों का वायुदाब बढ़ जाता है। तो उस दौरान क्या होती है, जो CO2 है वो बाहर निकल के आ जाती है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे, क्योंकि अंदर आयतन बढ़ चुका है, अब जब फेफड़े रिलैक्स होंगे, शिथिल अवस्था में आएंगे, तो उस दौरान क्या होगा, जो पसलियां ऐसे तो आएंगे नहीं, ऐसे तो आएंगे तो ऐसे बिना किसी दाब के या प्रेशर के या किसी की हेल्प से जो फेफड़े वो शिथिल अवस्था में नहीं आ सकते, ध्यान रखना। उनको हेल्प दी जाती है, सहारा दिया जाता है। वो किसका दिया जाता है, हमारी रिब्स के द्वारा। हमारी जो रिब्स है वो अंदर की तरफ धकेली जाती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिब्स अंदर की ओर, और डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर, और डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर
ऊपर की ओर जाएगा। तो डायफ्राम तो ऊपर की ओर जाता है और रिब्स अंदर की ओर जाती है, तो अंदर क्या होगा, दाब बढ़ेगा, जो फेफड़े है वो CO2 को बाहर निकाल देंगे। ओके, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होती है कि फेफड़ों में शीतलन होता है, रिब्स और इनकी जो है स्थिति चेंज होती है, उस दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन CO2 है वो बाहर निकल जाती है। तो ये था हमारा मांसपेशियां। और एक चीज और बता दूं कि जो हमारी रिब्स होती है, मैं इस रिब्स की बात कर रहा था, जो रिब्स होती है हमारी जो पसलियां होती है, उन पसलियों के अंदर क्या होता है, मांसपेशियों की एक लेयर पाई जाती है, मांसपेशियों की एक परत पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, है ना। जो रिब्स होती है हमारी, जैसे ये रिब्स है, इधर देखो, जैसे ये हमारा कौन सा भाग है, इसको मैं कौन सा भाग मान लेता हूँ, रीढ़ की हड्डी वाला भाग मान लेता हूँ। ओके, ये रीढ़ की हड्डी वाला भाग है, और जैसे यहाँ पे इस जगह मैं मान लेता हूँ ये हमारा स्टर्नम वाला भाग है। ओके, ये स्टर्नम वाला भाग आ गया। ओके, उसके बाद में हमारी जो पसली है वो इस तरीके से एक तरफ से तो क्या जुड़ी रहती है, स्टर्नम से इस तरीके से ये अंदर, और इस स्टर्नम से यहाँ ऐसे इस तरीके से ना, इस तरीके से हमारी जो पसलियाँ हैं वो आगे की ओर तो किससे जुड़ी रहती है, स्टर्नम से, और पीछे की ओर किधर जुड़ी रहती है हमारा, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको दिखाई होगा, बीच के अंदर अस्थि पंजर दिखाई देता है अपना खोखला भाग। तो ये जो पसलियां होती है हमारी, ये जो आपको दिख रही है पसलियां, इन पसलियों के ऊपर मांसपेशियों का स्तर पाया जाता है, जिसको हम इस कारण इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, तो वो एक प्रकार की रिब्स की बात कर रहा है। रिब्स के ऊपर मांसपेशियों का जो लेयर होती है, उस लेयर की वजह से इन रिब्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। तो या तो आप ये भी कह सकते हो कि इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो अंदर की ओर धकेली जाती है और बाहर की ओर खोली जाती है ना। कि इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की बाहर की ओर आई और डायफ्राम ऊपर की ओर गया, नहीं सॉरी नीचे की ओर गया, तो ऑक्सीजन एंटर कर गई, और जो हमारी इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो अंदर की ओर धकेली गई, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर गया, तो उस दौरान CO2 बाहर निकल गई। ये तो एक बेसिक आइडिया कि मांसपेशियां जो है वो किस तरीके से श्वसन के अंदर मदद करती है। ओके, अब देखो दूसरा है, एक टॉपिक आपका बचा है शरीर क्रिया विज्ञान या फेफड़ों का श्वसन, एक टॉपिक है आपके श्वसन क्रिया विज्ञान, श्वसन क्रिया विज्ञान। ओके, देखो हाँ देखो, श्वसन क्रिया विज्ञान क्या होता है। श्वसन क्रिया विज्ञान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं जो बात करूंगा वो करूंगा हमारे जो गैसें होती है, उन गैसों के अंदर विनिमय किस प्रकार से होता है। कि भाई यहाँ पे मैं बात करूंगा वो करूंगा गैसों का विनिमय। अब इस गैसों का विनिमय का सीधा साधा मतलब मैं बता दूं क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर गैस से जाना, फेफड़ों से फिर बाहर निकलना, है ना, या फेफड़ों के अंदर जाना, फेफड़ों से कुप्पिकाओं के अंदर जाना, कुप्पिकाओं से फिर हमारे शरीर के अंदर पहुंचना। तो ये जो चीजें होती है वो किस तरीके से संपन्न होती है। तो देखो क्या होता है कि गैसों के विनिमय के आधार पर जो हमारा जो श्वसन क्रिया होती है, जो श्वसन है वो श्वसन 2 स्टेप में पूरा होता है। श्वसन की जो स्टेप है या स्टेज कह दो, श्वसन की जो स्टेज होती है वो 2 प्रकार की होती है, जो अभी मैंने पहले ही बताया था, उसको थोड़ा मैं एक दूसरे तरीके से, उसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन था, उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि श्वसन की जो स्टेज होती है वो कितने चरणों में पूरी होती है। आपको याद है जब मैंने स्टार्टिंग में आपको श्वसन की परिभाषा बताई थी, तो मैंने कहा था कि श्वसन जो होता है ना, उसकी जो परिभाषा है वो होती है क्या, ऊर्जा का निर्माण करना, और ऊर्जा का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका के अंदर होती है। तो वहां तक हम पहुंचेंगे। तो श्वसन की जो स्टेज है ना वो 2 भागों में बटी हुई है, 2 स्टेज होती है। पहला एक तो होता है बाह्य श्वसन, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं ना, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। और एक होता है आंतरिक श्वसन, देखो आंतरिक श्वसन, जिसको हम इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन। अब देखो इनका मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ, बाह्य श्वसन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बात होगी हमारे इसके अंदर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में जो हमारी बात होगी वो बात होगी हमारे बाहर का जो वायुमंडल है, उस बाहर के वायुमंडल से जो ऑक्सीजन प्रवेश कर चुकी है फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पे मैं लिखूं, देखो इसको किस तरीके से समझाऊंगा, गैसों का विनिमय। इस गैसों के विनिमय के अंदर मदद किस प्रकार से विनिमय होता है। तो यहाँ पे मैं इस बाह्य श्वसन में मैं बात करूंगा कुपिका व केशिकाएं। और केशिकाएं क्या होती है, जिसके अंदर रक्त भरा रहता है। मैंने आपको बताया था
कि फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर कूपिकाएं होती है और कूपिकाओं के पास जो होती है वो होती है रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाओं के अंदर रक्त होता है। ओके, अब फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो कूपिका के अंदर आ गई। अब जो आगे की जो प्रोसेस होगी ना वो होगी कूपिकाओं और उन केशिकाओं के मध्य या केशिकाओं के अंदर रक्त जो है उनके मध्य। तो जैसे ही कूपिकाएं भरी, ओके, जैसे ही कूपिकाएं भरी, भरने के बाद में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, किसको दे दी जाती है, केशिकाओं को या फिर रक्त को दे दिया जाता है। तो कि रक्त ने क्या हुआ, उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। ओके, तो इसको तो हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। यानी गैसों का विनिमय कैसे हुआ कि कूपिका से जो ऑक्सीजन है वो कहां चली गई, रक्त में चली गई। दूसरा देखो यहां, अब जो ऑक्सीजन है वो कहां आ चुकी है, केशिकाओं में आ चुकी है। अब जो केशिकाओं से जो ऑक्सीजन है, यहां पे मैं लिखूंगा केशिकाएं, केशिकाओं से ऑक्सीजन जो है वो कहां आएगी, कोशिका के पास, कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या हो गया, उत्तक। ओके, अब जो केशिकाएं होती है उन केशिकाओं से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन, विसरण प्रक्रिया द्वारा, अभी मैंने बताया था विसरण प्रक्रिया यानी दाब प्रवणता में जब अंतर आता है उस दौरान जो ऑक्सीजन है वो आगे चली जाएगी। तो केशिकाओं से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, उत्तक या फिर कोशिकाओं के अंदर चली जाएगी। और कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाते हैं वहां पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कोशिकांग, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होगा और वो ऑक्सीजन काम में आ जाएगी। और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर जो श्वसन अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं के दौरान जो CO2 बनेगी वो फिर वापिस विसरण प्रक्रिया या फिर ऋणात्मक या दाब प्रवणता के द्वारा दाब में अंतर के कारण बाहर की ओर निकल के और वापस यहाँ से होती हुई केशिकाओं से होती हुई, कूपिकाओं से होती हुई, फेफड़ों से होती हुई बाहर आ जाएगी। तो ये होता है हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन की स्टेज या गैसों का जो विनिमय होता है वो दो प्रकार से, बाह्य के अंदर कूपिका और केशिकाओं के मध्य क्या होगा, उसका गैसों का विनिमय होगा। और इसके अंदर जो केशिकाएं वह हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं या उत्तक होते हैं उनके मध्य गैसों का विनिमय होगा। ओके बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका आपका और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करना है और बच्चों को बताना है क्योंकि एग्जाम जो है उसकी डेट कुछ ही दिनों में आपके यहाँ पे आने वाली है। ओके, थैंक यू।